नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का किया स्थल निरीक्षण। योजना को बताया अहम, कहा एक्सप्रेसवे बन जाने से प्रदेश में बढ़ेगा व्यापार, खुलेंगे रोजगार के द्वार। भू कानून का उल्लंघन करने वालों पर सरकार सख्त, सीएम की अपील। भूमाफिया से न खरीदे जमीन, खुद को बचाने के लिए बाहरी लोग बेच रहे जमीन। राजधानी देहरादून का मोनू निकला गाजियाबाद का राजू। लापता युवक की कहानी में 2 राज्यों 2 परिवारों में उलझी दून और गाजियाबाद पुलिस, हो रही तफ्तीश। और देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह की नई पहल, यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों पर चालान के साथ अभिभावक को याद दिलाए जा रहे नियम। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लोहाघाट पहुंचकर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि सीएम धामी लोहाघाट क्षेत्र में मल्लिकार्जुन स्कूल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो व्यक्ति को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं से मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी। वहीं लोकार्पण कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद किया और जनता की समस्याओं पर चर्चा पर समाधान का आश्वासन भी दिया। पूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए और उसके लिए हम सबका प्रयास जारी है। उसमें समाज के लोग भी आगे आ रहे हैं और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जहाँ जिस प्रकार की सहयोग है, प्रोत्साहन की आवश्यकता है, हम उसमें कर रहे हैं। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। मैं उनका भी सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आकर निश्चित रूप से जिन क्षेत्रों में अभी शिक्षा के लिए काम करने की आवश्यकता है वहाँ सभी काम करके एक आदर्श राज्य के रूप में जो हम सबका संकल्प है वो पूरा हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाना हम सबका कर्तव्य है। हम सभी उत्तराखंडवासी एक दिशा में बढ़कर आने वाले 10 साल उत्तराखंड की उन्नति के होंगे, उत्तराखंड की प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की गति को भी। उत्तराखंड कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी सरकार ना तो जनता से संवाद कर रही है और ना ही विपक्षियों की कोई सुनवाई कर रही है। इसी आरोप के साथ कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के आवास के बाहर की है। इस तस्वीर में धरना दे रहे लोग मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसी है, जिनका आरोप है कि उत्तराखंड के मंत्री जनता से सरोकार नहीं रखते और इसी नाराजगी को लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने अपने समर्थकों के साथ आज धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का आरोप है कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। वो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, मगर जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर मंत्री लगातार अनदेखी कर रहे हैं। इसकी जो शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरीके से प्रभावित है। ना शिक्षक विद्यालय में है और ना ही जो डॉक्टर्स जो है चिकित्सालयों में है। कई बार मंत्री से इस विषय पर कहा भी गया, उनसे अनुरोध भी किया गया, कई पत्रों पर उन्होंने निर्देश निर्गत किए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैंने मंत्री से मिलने का प्रयास किया, लेकिन मंत्री नदारत। हालत ये है कि मंत्री जो है कभी बैठते ही नहीं है। कहाँ रहते हैं, क्या गुल खिला रहे ये पता नहीं है। तो मैंने कल ही कहा था कि मैं इस विषय को लेकर के मंत्री के आवास पर धरने पर बैठूंगा और मैं आज बैठा हूं और ये शुरुआत है। मंत्री ये ना समझे कि वो मंत्री हैं और एक तो हमने जो है आवास पर धरना दे दिया तो इतनी शुरू हो जाएगी। ये संघर्ष है और संघर्ष हम करना भी जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं। वहीं प्रीतम सिंह के इस धरने को लेकर जब हमारी टीम ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से फोन पर बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में हैं और वापस लौटकर प्रीतम सिंह से मुलाकात कर उनकी नाराजगी को दूर करेंगे।
वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और रेखा आर्य का कहना है कि सभी मंत्री अपने विधायकों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ करते हैं। तो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ व्यवस्था होती ही है, धरना ही एक विपक्ष का एक टूल रह जाता है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो सीनियर मंत्री हैं, बहुत मुझे आज पता चला कि माननीय प्रीतम सिंह जी जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, 7 टाइम के एमएलए भी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे हैं, और अगर वो आज धरने में बैठे हैं तो ये स्वस्थ परंपरा इसलिए भी नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं वो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, पब्लिक के समय लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं। धन सिंह रावत जी जो हैं बहुत ही सक्रिय मंत्री भी हैं। आप देख उनके दौरों से भी आपको पता चल सकता है कि वो हमेशा उत्तराखंड में दौरे करते रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि कांग्रेस के विधायक सबसे बड़े प्रदेश के जनप्रतिनिधि के रूप में, मुख्य सेवक के रूप में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और आप हम सब लोग कई तस्वीरें इस प्रकार का उन्होंने साझा करी हैं कि हमारे कांग्रेस के कई विधायक उनसे मिलते रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष में मिलते रहे हैं। तो मैं समझती हूँ जब प्रदेश का मुखिया उनसे मिलता है तो मंत्री तो फिर स्वाभाविक रूप से मिलते ही हैं। कांग्रेस को राजनीति करनी होती है और उनके पास चूँकि वो मुद्दा विहीन है तो उनको कोई ना कोई ऐसी मुद्दे से चर्चित होने की उनको आवश्यकता पड़ती है, इस प्रकार का विषय लेकर आते हैं। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि सियासी गलियारों में प्रीतम सिंह के इस प्रदर्शन को पब्लिक स्टंट बताया जा रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि जिस मकसद के साथ प्रीतम सिंह को मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात के लिए धरने का सहारा लेना पड़ा है, क्या मंत्री उनकी समस्या को दूर कर पाएंगे या नहीं। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बातचीत की आगामी चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि अल्मोड़ा नगर निकाय और निगम चुनाव प्रभारी विधायक हरीश धामी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। विधायक हरीश धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में प्रत्याशियों की नब्ज टटोली और चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है, वहीं बगावत करने वाले नेताओं को भी हरीश धामी ने नसीहत दी है। हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी कोई तैयारी नहीं है। हम लोग तो साल भर से जो है जब से प्रशासक बैठाए गए तब से हम लोग जो है चुनाव मोड में। तो आज शुरुआत हम अल्मोड़े में आए हैं और आज हमने मीटिंग की है। हम अपने कार्यकर्ताओं के, अपने जो साथी हैं उनके उत्साह को भी देख रहे हैं और उनकी दावेदारी को भी देख रहे हैं, क्योंकि जब तक सीट आरक्षण तय नहीं हो जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हरिद्वार में दीप महोत्सव मनाया गया था, लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इस महोत्सव में बड़ा घोटाला हुआ है। आरटीआई से एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है ये खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्य स्थापना दिवस पर हरिद्वार में मनाए गए दीप महोत्सव को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक लिस्ट को आधार बनाकर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि दीप महोत्सव के लिए सामग्री की खरीदारी में अनियमितता बरती गई है। जो लिस्ट वायरल हो रही है वो हरिद्वार के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश चंद्र शर्मा द्वारा जानकारी में मांगी गई। रमेश चंद्र शर्मा ने भी आरोप लगाया है कि मिट्टी के दीपक, तेल, बाती और माचिस तक बाजार से अधिक दामों पर खरीदे गए। लिहाजा उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। जो हरिद्वार में उत्तराखंड स्थापना महोत्सव मनाया गया, इसमें जो आज मुझे आरटीआई में इन्होंने बताया, नगर निगम ने जो दीपोत्सव का खर्चा 70,000 36,000 का इन्होंने बताया, ये एक भ्रष्टाचार को इंगित करता है। हम जीवनचर्या में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दीपक, बत्तियाँ, तिल का तेल ये यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल हर कोई यूज़ करता होगा। मुझे जो जानकारी दी आरटीआई में, दीपक जो इन्होंने दिखाया है 6 रुपये का, आप ललता रोड पुल जाइए वहाँ 2 रुपये से दीपक। मिट्टी का तेल, तिल का तेल 250 रुपये बता रहे हैं, जो कि बाज़ार में 140, 150, 160 रुपये लीटर है। बत्ती 2.5 रुपये की बता रहे हैं। 50 रुपये का बत्ती का पैकेट आता है जिसमें 200-250 बत्तियाँ होती हैं। ये दिनचर्या की चीज़ है। इसकी जिला मजिस्ट्रेट बड़े ईमानदार हैं, हमें कामिंदर सिंह, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। शासन में भी इन्होंने इसकी जांच की मांग करता हूँ कि आपके सानिध्य में ये भ्रष्टाचार हुआ है, आप इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाएं और जांच कराएं। वहीं मुख्य नगर आयुक्त का कहना है कि दीप महोत्सव के लिए सभी सामग्री
प्रशासन की स्वीकृति से खरीदी गई, टेंडर किए गए और अभी तक किसी का भी पेमेंट नहीं किया गया। अभी भी सामग्री बची हुई है जिसका असेसमेंट कराया जा रहा है। असेसमेंट के बाद ही भुगतान किया जाएगा। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, जो नोटिंग जो कल जैसे हमारे संज्ञान में आया था कि किसी ने आरटीओ के थ्रू नोटिंग मांगी थी, जो उनको 1 हफ्ते के अंदर हमने उपलब्धि कराई है, उसमें हमने प्रशासनिक स्वीकृति ली थी। जो हमने मार्केट सर्वे करा था उसके अनुसार जो लागत हमारी आ रही थी, उसके आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति ली गई थी उस राशि की। जो 11 तारीख को दीप उत्सव का जो कार्यक्रम हुआ है वो बहुत ही बड़ा और भव्य कार्यक्रम था। तो हमारी मंशा ये थी कि हम उसमें किसी तरह की कोई मटेरियल की कमी ना हो और टाइम एक्सटेंड विद इन टाइम सारी चीज़ें हो जाए, इसलिए हमने उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो ली थी उस धनराशि की ली थी। हाउएवर इसमें अभी तक कोई पेमेंट हमारी तरफ से नहीं हुआ है। जो पेमेंट होगा वो एक्चुअल यूजेज पे होगा। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का असर अब यहां सूबे में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि यहां रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने सभी हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान की सराहना की जिसमें उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। यहाँ से बताता है जब जब हिंदू बटा है वो कटा। क्या इस्लामिक जो आक्रमणकारी आए उन्होंने भी हिंदू बटा था, इसलिए कुछ मुट्ठी भर इस्लामिक आक्रांता आते हैं और सैकड़ों हजारों वर्ष तक देश पर राज कर लेते हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज आते हैं और जब हमारा हिंदू समाज जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, रियासत के आधार पर बटा होता है तो वह कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे देश पर राज करते हैं, देशभक्तों की हत्याएं करते हैं, देशभक्तों को फांसी की सजा होती है, फांसी के फंदे पर झुलक जाते हैं और वो करते रहते हैं। तो चाहे औरंगजेब और बाबर से लेकर हो या अंग्रेज हो, जब जब हिंदू समाज बटा है तब तब कटा है। वहीं रुड़की में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि बाबा साहब ने देश को ऐसा संविधान दिया है जिसमें सभी को समान अधिकार दिया गया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के इतिहास के सबसे महान नेताओं में से एक थे। जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की महानगर के तत्वाधान में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम सब लोग यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने आए हैं और उन्होंने इस देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सभी लोगों को बराबर का अधिकार दिया, गरीब को, अमीर को, महिला को और पुरुष को। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इस देश के तमाम निवासियों से, प्रत्येक नागरिक से अनुरोध करूंगा कि इस संविधान को और मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए इसका जो है अनुसरण करें, संविधान का इसका उल्लंघन ना करें। अल्मोड़ा बस हादसे के बाद लगातार परिवहन विभाग में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बता दें कि यहां पर एक महीने में परिवहन विभाग द्वारा हजारों गाड़ियों के चालान किए गए और सैकड़ों गाड़ियां सीज की गई। आरटीओ प्रवर्तन गुरुदेव सिंह ने बताया कि रामनगर और हल्द्वानी क्षेत्र में 4 टीमें लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दस्तावेज और फिटनेस चेक किए जा रहे हैं। बस दुर्घटना के बाद से ही परिवहन विभाग के द्वारा प्रभावी परिवर्तन कार्रवाई की जा रही है। 2 टीमें रामनगर में लगाई गई हैं, 2 टीमें हल्द्वानी क्षेत्र में परिवर्तन कार्य कर रही हैं। जो भी नियम विरुद्ध वाहन संचालित हो रहे हैं, टैक्सी, मैक्सी, बस या कोई भी है, उनके खिलाफ प्रभावी परिवर्तन कार्रवाई की जा रही है और जिनके वाहनों की फिटनेस परमिट और रियल नहीं है, ऐसे वाहनों को सीज भी किया गया है। और ये परिवर्तन कार्रवाई प्रभावी रूप से संचालित है और आगे भी जारी रहेगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को न्यून किया जा सके। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। बता दें कि यहां मौसम विभाग ने 7 दिसंबर के बाद बारिश की संभावना जताई है। 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड में इजाफा होगा। एक पश्चिमी विक्षोभ 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि कहीं कहीं
हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और बर्फ़बारी मिल सकती है। इसमें जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान हैं वहां पर बर्फ़बारी मिलने की संभावना है। रामनगर में लगातार घने जंगलों की कटाई जारी है। यहां पेड़ों को काटा जा रहा है। आपको बता दें कि रामनगर के तराई पश्चिमी डिवीजन रेंज में जंगलों में बड़े पैमाने पर हरे भरे सागौन के वृक्षों का कटान किया जा रहा है, जिसकी वजह से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि डीएफओ दिगंत नायक का कहना है कि जंगलों से यहां खरपतवार हटवाया जा रहा है। हमारा जहाँ पर भी खरपतवार वगैरह होते हैं जो रोड साइड होते हैं, जिनसे अभी खासकर विंटर के टाइम पे मानव वन्य जो संघर्ष का घटना भी बढ़ती जाती है, तो उसको देखते हुए हम खरपतवार को सफाई करने का कार्रवाई चला रहे हैं। तो उसमें वही है, जो भी हमारे कोसी रोड के अगल बगल या हमारा भंडार पानी रोड के अगल बगल जो भी खरपतवार है उसको हटा रहे हैं। जिस मद में हमको पैसे मिल रहा है तो उसमें हम लेबर लगा के निकालते हैं। यूजुअली जो भी रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, अंदर का जो फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे हम लेबर को लगा के वहाँ से निकालते हैं। जहाँ पर फंडिंग नहीं होता है उसका, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी होता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए कि यहाँ पर भी सफाई करना है, वहाँ पे मशीन के द्वारा भी कराया जा रहा है। उत्तराखंड में स्वच्छता को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि एनडीसी फाउंडेशन ने उत्तराखंड स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विश्लेषण कर विस्तृत रिपोर्ट जारी की। स्वच्छता में उत्तराखंड के 1 लाख से कम आबादी वाले 80% शहरी निकाय उत्तर भारत में सबसे निचले स्तर पर हैं और सबसे गंदे 1/4 पायदान पर हैं। साथ ही गार्बेज फ्री सिटी चैलेंज में उत्तराखंड के 88 शहरी निकायों में से 87 को 0 अंक है। और इस रिपोर्ट में स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य के नगर निकायों का प्रदर्शन सुधारने के लिए 10 सुझाव भी दिए गए हैं। सरकार क्या है कि जिस दिन जब स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणाम आते हैं तो वो भाई अगर उनको कोई 2 अवार्ड मिले, 2 तो मिलेंगे, कोई ना कोई फर्स्ट आएगा, वो उसके बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन हमने पिछले इतने वर्षों में देखा है कि कभी भी जो स्वच्छ सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं उसका विस्तृत विश्लेषण जो है वो सरकार के माध्यम से या विभागों के माध्यम से नहीं किया जाता है। और जैसा आपने आज स्वयं महसूस किया होगा कि हमने इसमें बड़ी समय भी बड़ा लगाया है, इसमें बहुत सारी ऊर्जा भी लगी है, इसमें टाइम भी बहुत लगा है। तो यही हम ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी हम एक मांग कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार से और यहाँ के विभागों से कि आने वाले वर्षों में स्वच्छ सर्वेक्षण के जो भी आंकड़े हों, खराब हैं, अच्छे हैं, पूरे राज्य के अलग अलग तरीकों के साथ में उसका विश्लेषण करके उत्तराखंड राज्य की जनता को बताया जाए। नशे को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है और आपको बता दें कि नशे का जो कारोबार फल फूल रहा है, इसे लेकर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। अब इस ताजा मामला सामने आया है। देहरादून स्थित सहसपुर में ग्रीन हर्बल फैक्ट्री में चल रहे नशे के कारोबार का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त छापेमारी कर प्रतिबंधित दवाइयों समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लांगा रोड पर ग्रीन हर्बल नामक फैक्ट्री में पिछले 1 साल से नशे का कारोबार चल रहा था। पुलिस पूछताछ में पता लगा कि फैक्ट्री में अवैध रूप से नशीली दवाइयों का निर्माण किया जा रहा था और यहीं से आरोपियों को नशीली दवाइयों की डिमांड के साथ सप्लाई की जाती थी। ANTF देहरादून व सहसपुर पुलिस द्वारा एक लांगा रोड स्थित एक फैक्ट्री जो कि हर्बल दवाइयाँ बनाने के काम के लिए लाइसेंस प्राप्त थी, लेकिन उनके द्वारा कुछ नशीली दवाइयाँ जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं उनको बनाया जा रहा था। हमारी संयुक्त टीम द्वारा कल 1921 कैप्सूल्स व टैबलेट्स जो कि टर्माडोल और ब्यूप्रोनोफिन के हैं वो बरामद किया गया है। वहीं लक्सर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से लगभग 5 लाख रुपए का चोरी किया गया, कीमती सामान भी बरामद किया गया है। बता दें कि दोनों शातिर चोरों ने कुछ दिनों पहले लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर और रायसी गांव में दुकानों को निशाना बनाते हुए रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार किए गए एक आरोपी के खिलाफ 30 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। अक्सर थाने क्षेत्र में विगत में हुई 2 चोरियों की जो बड़ी चोरी थी, जिसमें दीवार तोड़ के अंदर से सामान जिसमें कैमरे हैं और नकदी है, कपड़े हैं, उनको चोरी किया गया था। करीब 5 लाख से ऊपर की अभी पुलिस के द्वारा इसमें बरामदगी की गई है। 2 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं जिनका आपराधिक इतिहास काफ़ी बड़ा आपराधिक इतिहास है और करीब 30 से ऊपर मुकदमे एक अभियुक्त के ऊपर भी हैं। दोनों अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। 2 चोरियों का इसमें खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का किया स्थलीय निरीक्षण। योजना को बताया अहम, कहा एक्सप्रेसवे बन जाने से प्रदेश में बढ़ेगा व्यापार, खुलेंगे रोजगार के द्वार। भू कानून का उल्लंघन करने वालों पर सरकार सख्त, सीएम की अपील। भूमाफिया से ना खरीदे जमीन, खुद को बचाने के लिए बाहरी लोग बेच रहे जमीन। राजधानी देहरादून का मोनू निकला गाजियाबाद का राजू। लापता युवक की कहानी में 2 राज्यों 2 परिवारों में उलझी दून और गाजियाबाद पुलिस, हो रही तफ्तीश। और देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह की नई पहल, यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों पर चालान के साथ अभिभावक को याद दिलाए जा रहे नियम।